राज्य लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्य लक्ष्मी जी। जी नमस्ते। राज्य और लक्ष्मी जी। हाँ, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों से मैं आग्रह करूंगी कि जो भी जहां पर भी आज इलेक्शन चल रहा है, चुनाव चल रहा है, जाकर अपना मतदान करिए। और ये जो पर्व है डेमोक्रेसी का, जो हम कहते हैं फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें जरूर आप सम्मिलित होइए। तो ये मेरा सबसे पहला संदेश होगा आपके सभी दर्शकों के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। और चलिए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत महाराष्ट्र से ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चुनावी हलचल हमने देखी शुरुआत से लेकर अंत तक, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले और अब जब चुनाव होने जा रहे हैं, अब जब चुनाव हो रहे हैं, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तब तक हमने कई सारी उठापटक देखी है। अजित पवार की बात कर लेते हैं। अजित पवार पर तब तक भ्रष्टाचार के देखिए आरोप लगते रहे जब तक वो विपक्ष में बैठे हुए थे, और जैसे ही वो विपक्ष से आते हैं उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंप दी जाती है, वो पद संभाल लेते हैं। इसे कैसे देखा जाए? जी देखिए, ये ऐसे प्रश्न तो सभी राजनीतिक दलों में उठ रहे हैं। ये ऐसे जो राजनीतिक, आप कह सकते हैं कि ये कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं जो आप देखेंगे कि हर पक्ष में ऐसा हो रहा है। तो ये ऐसा है कि किसी के भी खिलाफ वैसे देखा जाए तो कोई भी केस खत्म तो नहीं हुआ है, बंद तो नहीं किया गया है, लेकिन उनपे जो आरोप लगे थे वो कोर्ट में वगैरह जो भी है वो चल ही रहे हैं। वो जिस किसी के भी अभी देखिए ये भी है कि जो राजनीतिक पार्टियां पहले कहती थी कि नहीं, अजित पवार जी ऐसे तो साफ सुथरे हैं, तो वो अभी जब उन्होंने दल बदल लिया तो अभी आज कहने लगते हैं कि ये उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे, तो इसी वजह से उनको दल बदलना पड़ा या फिर उनको दल में कूट डालना पड़ा। तो यही सब आरोप एकनाथ शिंदे जी या किसी जिन्होंने भी उनके दल को छोड़ दिया या उनके दल बदल लिए, उनके खिलाफ भी हमेशा यही आरोप लगते रहे हैं। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि ये उन्होंने वो दल छोड़ा क्यों या उनके पक्ष में क्यों ये फूट आई। देखिए ऐसा है कि जब 2019 में जब इलेक्शन हुए, तब ये समझौता था, एक प्री पोल अलायंस था भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में कि वो दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन जब ऐसा हुआ कि ये इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आई, जब नतीजे निकले, उसके बाद अचानक से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रख दिए उद्धव ठाकरे जी ने, और उन्होंने ये संकेत भी दिए कि हम हाथ जोड़ लेंगे एनसीपी और कांग्रेस के साथ, और हम अलग से एक गठबंधन बना के हम सरकार बनाएंगे। तो ये जो है, इसमें जो एक थोड़ा सा मतलब पूरी परिस्थिति बिगड़ गई, और उसकी वजह से ये हुआ कि कुछ ये एक आसार निकल आई कि हम शायद हो सकता है कि भाजपा एनसीपी के साथ में हाथ मिलाए। और उसमें ये भी था कि थोड़ी सी फूट नजर आ रही थी कि अजित पवार जी नाखुश नजर आ रहे थे कि उनको पार्टी का जो है बागडोर नहीं दिया जा रहा था, सुप्रिया सुले जी को आगे रखा जा रहा था। तो ये सब जो है, ये पूरे जो परिस्थिति का एक, मैं कह सकती कई हूँ सारे कि पशुपेश देखे गए। देवेंद्र फडणवीस भी जाते हैं, शपथ लेने लगते हैं, मतलब बाकायदा देखिए अलार्म भी लगा गया, अलार्म सेट किया गया है, हमें सुबह उठ के शपथ लेने जाना है। ये भी हमने देखा महाराष्ट्र की राजनीति में। जी, वो सब तो आप कह सकते हैं कि कुछ मीम्स और ये आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे सब हास्य के लिए कुछ लोग करते रहते हैं। लेकिन इसका ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर वो जो प्री पोल अलायंस था भाजपा और शिवसेना के बीच में, अगर वो ठीक तरीके से चला होता तो ये लेकिन पूरी परिस्थिति बीजेपी शिवसेना का जो एक कोर एजेंडा रहा है, उस समय की विचारधारा हमेशा देखा जाता है कि महाराष्ट्र में हमेशा हावी रही। लोकसभा चुनाव में भी हमने इसका परिणाम देखा कि शिवसेना जब बीजेपी से अलग होती है तो बीजेपी के पक्ष में परिणाम नहीं आते, उम्मीद के अनुसार तो नहीं ही आते हैं। अब जब विधानसभा चुनाव में 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी हैं,
तो क्या इसका फायदा थोड़ा बहुत भी बीजेपी को मिलेगा? हालांकि लोकसभा चुनाव में तो ऐसा नहीं देखने को मिला। जी देखिए, अभी ऐसा है कि लोकसभा अभी जो हाल ही में जो इलेक्शन हुए और अभी आज मतलब कुछ ही महीनों में परिस्थिति बहुत ज्यादा बदल गई। क्योंकि ऐसा है कि आपने जैसे कहा कि ये यहाँ पर दो जो बड़े-बड़े राजनीतिक दल थे, जैसे शिवसेना और एनसीपी, दोनों में जो एक फूट आ गई है, उसका जो परिणाम है कि किस मतलब लोगों की लॉयल्टी किसके साथ है, ये इसका बड़ा टेस्ट था ये लोकसभा चुनाव। और उसमें उसमें कुछ और भी फैक्टर्स थे, जैसे आपने देखा होगा कि संविधान बदल देंगे और जो रिजर्वेशन की बात थी, तो और उसके अलावा गारंटीज थे। तो ये सब जो है, ये सब मिलाकर जो है एक कंफ्यूजन हो गया महाराष्ट्र में, खास करके ये किसी के लिए भी प्रेडिक्ट करना बहुत ही अ, अ, असंभव था कि क्या होने वाला है। और ये पूरी परिस्थिति का फायदा मिला उस वक्त में ये जो महाविकास आघाड़ी है उसको। तो ये अभी जो है परिस्थिति अलग है, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि वो जो सिंपैथी फैक्टर जो उद्धव ठाकरे जी को बोलिए या फिर आप शरद पवार जी को बोलिए, उनको जो सिंपैथी फैक्टर मिलना था वो लोकसभा के वक्त मिल गया। और उसके लेकिन उसके अलावा जो जैसे मैंने आपको कहा कि संविधान बदल देंगे, हाँ, उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है अभी आज भाजपा ने और खास करके तो क्या आरएसएस ने। समझा जाए कि ये जो सिंपैथी फैक्टर की, जिस सिंपैथी फैक्टर की आप बात कर रही हैं, ये दोबारा से इसका जादू चलेगा क्या उद्धव ठाकरे के लिए? नहीं, खास करके उद्धव ठाकरे जी ठाकरे जी के लिए ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दो बार वही कार्ड वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और उतना ही नहीं, अभी अगर आप देखें तो फिर बहुत ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर उन्होंने जैसे बागडोर किसी और के हाथ में दे दिया था। जैसे आप अगर देखें कि मुंबई, कोंकण, ये सब विभागों में उन्होंने जैसे पहले से ही शुरुआत से ही जो बागडोर थी, यहाँ के एक बहुत वरिष्ठ जो नेता थे आनंद दिगे जी, उनके हाथ में थी और उनके बाद एकनाथ शिंदे जी, तो पूरी जैसे उनका ही जैसे गढ़ बन गया है ये सारा इलाका। तो एकनाथ शिंदे जी का बहुत अच्छा पकड़ है, खास करके मुंबई और ठाणे, कोंकण, ये सारे इलाकों में उनका जैसे गढ़ बन गया है। तो ये उनपे उद्धव ठाकरे जी को ये खास करके ये सिंपैथी कार्ड यूज करना, ये बहुत ही आज मुश्किल है। और उतना ही नहीं, जैसे मैंने कहा कि अभी कि जो गारंटीज उसको जो दिया था इंडिया अलायंस ने, हाँ, उसको आज टक्कर दे रही है ये तो लाडली बहन और ऐसे कुछ जो स्कीम्स उन्होंने आज शुरू किया है। वो उसके अलावा भी, जैसे मैंने कहा कि वो जो आज संविधान बदल देंगे वाला कार्ड, आज उसका कुछ असर नहीं नजर आ रहा। और आपने देखा होगा कि हरियाणा में उसका कुछ भी असर नहीं था। तो ये जो है हरियाणा में तो बार-बार एग्जिट पोल कुछ और ही कह रहे थे। खैर, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे यही करते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, दोनों ही जगह हमने देखा कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर उठाया गया। चाहे वो हम हेमंत सोरेन के लैंड स्कैम की बात कर ले, वो जेल भी गए इस मामले में। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा, कुछ घंटे पहले ही देखा कि जब इधर एक तो विनोद तावड़े पर आरोप लगता है कि वो पैसे बांट रहे थे, फिर दूसरी तरफ एक आरोप लगता है इधर से भी कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले बिटकॉइन का हेरफेर कर रहे थे। तो क्या सवाल यही, जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट करती है आज के दौर में? क्योंकि वो एक दौर वो भी था 2012 के समय में जब अन्ना हजारे आंदोलन करते थे और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता वोट करती थी। तो ये परिस्थिति क्या आज भी देखने को मिलेगी? नहीं, देखिए, ये बताना बड़ा दुखद है आज की राजनीति में, जिसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल से हुई, अब भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं बचा विपक्ष के हिसाब से। यानी जो भ्रष्टाचारी है उसके वो ये कह देता है कि मेरे को सत्ता पक्ष परेशान कर रहा है और बात खत्म हो जाती। ये इस देश का बड़ा दुर्भाग्य हो गया है
कि भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर हम लोग साथ नहीं है, और कहीं ना कहीं जनता को भी लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। मोदी सरकार ने इस बात का मिथ तोड़ा और ये महसूस कराया कि सरकार अगर चाहे तो भ्रष्टाचार घट सकता है। लेकिन सच्चाई ये है, केंद्रीय योजना में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का भ्रष्टाचार का वॉल्यूम बड़ा है। तो जब अब सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है तो जाहिर है जनता उस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रही है। तो नेताओं का भ्रष्टाचार से मानो एक्सेप्टेबल हुआ जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य है और संभवतः यही वजह है कि चुनाव में बड़ा मुद्दा बन ही नहीं पा रहा। और मुद्दा बने कैसे? मुद्दा तो बनाना है विपक्ष को, और विपक्ष खुद भ्रष्टाचार के घेरों में घिरा हुआ है। आप विपक्ष का कोई भी नेता लीजिए, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, अब तो यही देखा जा रहा है कि आप इधर से भ्रष्टाचार करके आइए, आप यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करिए और आपके सारे भ्रष्टाचार जितने भी हैं वो सब ढक जाएंगे। तो यही देखा जा रहा है आज के दौर में। लेके राहुल गांधी तक, ठीक है, हेमंत सोरेन से लेकर मानो किसी और नेता तक भ्रष्टाचार सब जगह है। लेकिन ये लोग ऐसे पोज करते हैं मानो भ्रष्टाचार इन्होंने किया नहीं, इनको फंसाया गया है। और वो लोग भी भ्रष्टाचार की बिल्कुल, और सवाल यही था मनीष जी, राज्य लक्ष्य आज ठीक 6 महीने लोकसभा चुनाव के बाद फिर एक बार भारत का, महाराष्ट्र का भाग्य तय करने का दिन आ गया है। आज सुबह से ही मैं उत्तर मुंबई की 6 की 6 सीटों पर किस प्रकार से लोग बाहर उतर रहे हैं, कैसा रिस्पांस है, देख रहा था। और मुझे खुशी है कि भारी संख्या में लोग बाहर आए हैं, अपना वोट डालने के लिए उत्सुक हैं, अपना अधिकार, अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से इस बार बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं की हैं, इतना स्मूथली पूरे प्रदेश में वोटिंग हो रहा है, किसी को परेशानी नहीं, लाइनें लंबी हैं उत्तर मुंबई में खास तौर पे, लेकिन किसी को असुविधा नहीं है। ये देखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार 60% से अधिक वोटिंग होगी। मेरी अपील है सभी से कि सब लोग उतरें। ये वोट मात्र एक वोट नहीं है, हमारे आगे वाले 5 वर्ष तक महाराष्ट्र और मुंबई का भविष्य आप उसके शिल्पकार बनने वाले हैं। मुंबई को अच्छी सुविधाएं मिले, मुंबई का भविष्य उज्जवल हो, हर मुंबईकर को आगे चलकर एक अच्छा जीवन देने का काम आपका एक वोट कर सकता है। मैं सभी को अपील करता हूं कि आप अवश्य वोट डालने जाएं। शाम को 6 बजे तक वोटिंग चालू रहेगी और जितनी बड़ी संख्या में हम सब अपने मत का, अपने अधिकार का पालन करेंगे, मुझे विश्वास है उतना ही अच्छा मुंबई, उतना ही प्रगति महाराष्ट्र की आगे बढ़ेगी, गति मिलेगी और हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की तरफ महाराष्ट्र का अग्रसर स्थान, नंबर 1 स्टेट जो महाराष्ट्र है, उसको हम आगे भी नंबर 1 बनाए रखेंगे। जी, मालवार हिल को लेकर एक दिक्कत ये थी कि पिछली बार इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि यहाँ पर वोटिंग % काफी ज्यादा कम हो गया है और उसको कम से कम सुधारने की बहुत जरूरत है। मैं बधाई दूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार जी और उनके सभी सहयोगियों को, इलेक्शन कमिश्नर्स को, महाराष्ट्र मुंबई के सभी पोलिंग अधिकारियों को, भूषण गगरानी जी हो मुंबई के इंचार्ज, या हमारे खास तौर पे उत्तर मुंबई के जो पोलिंग अधिकारी हैं, यहाँ भी जो अधिकारियों ने व्यवस्थाएं की हैं दक्षिण मुंबई में, मैं समझता हूँ लोकसभा के समय जो कम वोटिंग हुई उसके जो कारण थे, गर्मी का मौसम था, सोमवार का दिन था, लंबी 3-4 दिन की छुट्टी मिल गई लोगों को, साथ ही साथ समर वेकेशन में कई लोग कोंकण या राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, यूपी गए हुए थे,
और व्यवस्थाओं में भी उस समय काफी कमियां देखने को मिली थी। जो विश्वास इलेक्शन कमीशन ने हमें दिया था जिस दिन महाराष्ट्र के चुनाव घोषित किए, वो आज वास्तव में धरातल पे देखने को मिल रहे हैं। बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, मौसम बहुत बढ़िया। आप देखिए इस समय कितना अच्छा मौसम है, कोई छुट्टियों का सीजन नहीं है, बुधवार होने के कारण लंबा वीकेंड नहीं है, और साथ ही साथ मुंबई में छुट्टी देने के कारण, महाराष्ट्र में छुट्टी होने के कारण मेरा विश्वास है कि इस बार जो सामान्य तौर पर विधानसभा में कम वोटिंग देखी जाती है, इस बार उसका ठीक अलग दिखने को मिलेगा और 60% से अधिक नक्की वोटिंग होगी। उत्तर मुंबई का आज मैं सुबह से जो मॉनिटर कर रहा हूं, लगभग रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है। इतने सुबह सुबह हमने कभी इतनी वोटिंग उत्तर मुंबई में देखी नहीं है। मुझे विश्वास है कि मलाड सहित 6 की 6 उत्तर मुंबई की सीटें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, हमारी महायुति के 6 कैंडिडेट जीतेंगे और महाराष्ट्र में भी पूरे दम शम से लोग उतर रहे हैं महाराष्ट्र को प्रगति और विकास की ओर तेज गति से लेके जाने। पिछली बार जिस तरह से मुद्दे उठे थे, संविधान की बात उठी थी, तो केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई से सांसद हैं पीयूष गोयल, सुन रहे थे आप। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का आभार भी व्यक्त किया और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि सप्ताह का ये मध्य का दिन है, यानी कि बुधवार है, और उम्मीद करते हैं कि वोटिंग प्रतिशत इस बार बेहतरीन रहने वाला है। हमारे साथ 2 मेहमान चर्चा में जुड़े हुए हैं। राज्य लक्ष्मी जी का रुख करते हुए, राज्य लक्ष्मी जी आपने सुना, लेकिन देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल कर रहे थे, लेकिन सवाल ये भी अब आकर के यहाँ पर टिक जाता है कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो खास तौर पर जो शहरी इलाके हैं, जो शहरी क्षेत्र हैं, वहां पर कहीं कम देखने को मिलता है ग्रामीण क्षेत्र के अपेक्षा। जी बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद बात है और इसीलिए मैं हमेशा आपके चैनल पे हो, हर चैनल पे मैं वही आग्रह करती हूँ कि आप बाहर आके वोट करिए, क्योंकि आपको जो भी पीड़ा होगी, जो भी आपको शिकायतें होंगी, आप उनको आपके ये जो मत है, आपका मतदान है, इसके जरिए आप उसको व्यक्त कर सकते हैं कि आपको अगर कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो यही एक आपको अवसर है ये व्यक्त करने का। लेकिन दुखद बात यह है कि बहुत ज्यादा लोग इसको एक छुट्टी की तरह इसका उपयोग करते हैं, या फिर बाहर नहीं निकलते, या फिर सोचते हैं कि मेरे एक मतदान से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये जो है कि क्या फर्क पड़ेगा, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपने देखा होगा कि बहुत ही कम संख्या होती है, बहुत ही कम मार्जिन से जीत या हार हो जाती है। तो आपके जो अपेक्षित आपके जो उम्मीदवार होंगे, अगर आपको उनको जिताना है तो या फिर उनके वो अगर जो सही मुद्दे ले रहे हैं, या फिर आपको उनको बताना पड़ेगा कि आपको ये मुद्दे लेने होंगे। तो ये जो है ये डेमोक्रेसी, ये जो प्रजातंत्र है, इसमें ये केवल ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका केवल इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हमारी खुद की भी इसमें ड्यूटी होती है। तो ये जो मोदी जी जो कहते हैं कि जन भागीदारी का बहुत ज्यादा इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक नागरिक का। तो ये अगर मतदान के दिन लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और खास करके जो अर्बन एरियाज में जो शिक्षित लोग हैं, तो ये इसका बहुत ही बुरा असर पड़ जाता है, क्योंकि फिर कहते हैं कि जो स्लम्स में रहने वाले लोग हैं उनका जो चॉइस होगा, या उनकी जो वोटिंग के हिसाब से ही आ जाते हैं जो भी है कैंडिडेट। तो ये अगर आप अच्छी तरीके से अगर जो शिक्षित लोग होंगे वो अगर जाकर मतदान करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल, और मतदाताओं के मन में क्या है ये तो मतदाता ही जानते हैं, लेकिन इस पर हमारी चर्चा लगातार जारी है, क्योंकि आज विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं।